बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो बात करेंगे लोअर कुरम, जहां पर बगन के इलाके में डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर हमला हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जावेद बहसूद समेत 6 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे जो सड़कों को खोलने का मामला था उसकी निगरानी करने के लिए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, सदर ज़रदारी साहब ने, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी सभी ने इस पर बयान दिया है। और वो कहते हैं कि ये अमन मुआहदे के ख़िलाफ़ एक साजिश है। मुआहदा तो हो गया है, लेकिन कुरम में अमन कैसे आएगा, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। क्या सिर्फ अमन मुआहदा होना इस बात की गारंटी है कि इलाका जो है वो अब अमन में रहेगा, वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं होगी, शरपसंदी नहीं होगी? ज़राए ये दावा करते हैं जनाब कि वहाँ पर हाजी करीम हैं जिनका ताल्लुक किसी इलाके से है, बगन जहाँ पर ये वाक़या हुआ है। और अब तक जो इतलात आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस तमाम इलाके को हिसार में लिया हुआ है और वहाँ पर जो है वो तलाश जारी है इन शरपसंदों की जिन्होंने हमला किया है। और हाजी करीम जो है उन्होंने इस अमन मुआहदे पर भी अभी तक दस्तखत नहीं किए। और ज़रा ये भी दावा करते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो ख़ारजी जो अनासर है उनके साथ, और ख़ारजियों के दबाव की वजह से ही उन्होंने अभी तक इस अमन मुआहदे पर भी दस्तखत नहीं किए और पूरे इस इलाके को, इस गाँव को उनके इस रवैये ने यरगुमाल बनाया हुआ है। तो लेट्स सी कि ये मामला किस करवट बैठता है। आज के प्रोग्राम में जो मुकम्मल अमन है उसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, उस हिकमत अमली के हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती टीमों के माबैन मुज़ाकरात के इर्द गिर्द बहुत सारे सवालात मंडला रहे हैं, बहुत सारे शुकूक व शुबहात के बादल हैं। क्यों है शुकूक व शुबहात? सबसे बड़ा जो शक है सभी को वो इन मुज़ाकरात के पीछे क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है या नहीं है। उनको ऑन बोर्ड ना अगर वो हुए तो ये मामला किसी नतीजे तक नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है जो सभी लोग पूछ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी हैं, बहुत सारी अफवाह साजी भी जो है वो इस सारे मामले के इर्द गिर्द है। कुछ जो अंदर का अहवाल है वो आपके सामने रखेंगे। आज ये खबर भी सामने आई थी कि मुज़ाकराती टीम जो PTI की है उसने इमरान खान साहब से मिलने की आज कोशिश की और उनको इजाज़त नहीं मिली। इस खबर में कितनी सदाकत है ये भी पूछेंगे जी। जो इस मुज़ाकराती टीम में शामिल हैं लोग, उनसे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ दावे होते रहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने एक और बड़ा दावा किया है, एक बार पहले भी वो कह चुके हैं, अब दोबारा वो कहते हैं जनाब के 20 दिसंबर की हमें तारीख दे दी गई थी कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद 26 नवंबर हो गया और वो सारा का सारा मामला जो है वो सबोताज हो गया। तो क्या वाकई इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आने वाले हैं या नहीं आने वाले? साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उस दिन उन्होंने ARY के प्रोग्राम में कहा कि मुस्कुराने का वक्त जो है वो हो रहा है। तो आज हमारे प्रोग्राम में हम उनसे पूछेंगे कि वो मुस्कुराने का वक्त कितना दूर है और कितना करीब उनको नज़र आ रहा है, और ये मुस्कुराहट जो है इस की जो ख़बर या शुनीद उनको नज़र आ रही है उसके पीछे क्या क्या और अवामल जो हैं वो कार फरमा हैं। और प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ बात करेंगे जनाब। एक तरफ सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें हो रही हैं, दूसरी जानिब हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है और पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर्स की मैशत बनाना चाहते हैं, 6% पर शरह नमू को लेके जाना चाहते हैं। और जो फ्रीलांसिंग की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है उसको 5 अरब डॉलर तक लेके जाना चाहते हैं। ये एक अलग बात है कि आज के ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। इंटरनेट की स्पीड ना होने के बराबर है। एक तस्वीर आपने किसी को भेजनी हो, एक वीडियो भेजनी हो, आप बिल्कुल ख्वार हो जाते हैं। तो फ्रीलांसर्स तो बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं। बहरहाल हुकूमत ने ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान किया है इसमें ख्वाहिश कितनी है, हिकमत अमली क्या है, हुकूमत की टीम के पास कैपेसिटी कितनी है, कुछ उसका जायज़ा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे जी साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर फ़र्रुख सलीम जो कि मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब। सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले तो जो आज की खबर थी उसी हवाले से बताइए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने ये कोट किया है, रिपोर्ट किया है कि आज आप लोगों ने कोशिश की इमरान खान साहब से मिलने की और आपको इजाज़त नहीं मिली। ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट के साथ गुज़श्ता मीटिंग के अंदर ये बात तय हुई थी और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें बाकायदा इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। तो अपनी तरफ से ऐसी मिलने की बात और उसके बाद इजाज़त ना देने वाली कोई चीज़ मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, ये भी बताइए कि ज़ाहिरी बात है जो बहुत सारे दावे हो रहे थे, कुछ बैकडोर चैनल्स की बातें भी हो रही हैं कि वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो
ज़ाहिर है आप लोग जिस मैंडेट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपके इल्म में भी ऐसे कोई बैकडोर चैनल्स हैं? बहुत सारे सहाफ़ी ये दावे करते हैं कि ये तो मुज़ाकरात असल नहीं है, असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज पूरी कौम आपको देख रही है, ऐसे लगता है कि कहीं और हो रहे हैं मुज़ाकरात। मेरा ख्याल है कि बहसीयत कौम हमारे रवैये में एक चीज़ आ चुकी है कि हम हमेशा अपनी ख्वाहिशात के ताबे कुछ बातें करते हैं। ऐसे कतई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है कि बैकडोर कोई मुज़ाकरात और हो रहे हैं। और शायद चूँकि सनसनी फैलाना और सनसनी को सुनना भी हमारे मिजाज का बहसीयत मुआशरा हिस्सा बन चुका है। इस वजह से हर आदमी किसी न किसी इवेंट के ऊपर कोई ना कोई नई थियरी जो है वो सामने लेके आता है और फिर सब उसको टो करना शुरू कर देते हैं। बट जो मैं आपकी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जो मुज़ाकरात हैं वो इसी सतह पर हो रहे हैं जहाँ पर हो रहे हैं और इसी मुज़ाकराती कमेटी के ज़रिए हो रहे हैं। अच्छा साहबजादा साहब, आपने उस दिन जियो के प्रोग्राम में कहा, ARY के प्रोग्राम में आपने कहा कि हमारे अब हंसने का टाइम आ रहा है और ज़्यादा आपने कहा मुस्कुराने का वक्त है। तो उस पे बहुत सारी तशरीहात हो रही हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आपकी ज़बानी तशरीह मैं सुन लूँ कि आपको क्या लग रहा है, कितने नतीजा खेज़ साबित होंगे ये जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल, मैंने ये बयान दिया जी, आज भी अपनी इस बात के ऊपर कायम हूँ कि हमारे मुस्कुराने बल्कि शायद तहक़ा लगाने का वक्त हुआ चाहता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि गुज़श्ता 2 से 2.5 साल से हुकूमत एक स्टेट ऑफ डिनायल में थी। वो इवन हमें रिकॉग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, वो इमरान खान साहब की हैसियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, वो इमरान खान साहब का नाम लेने के रवादार नहीं थे। मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि उसी इमरान खान को एक हकीकत भी तस्लीम करना पड़ा, उसी इमरान खान के मुंतखब करदा लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात भी करने पड़े। और हम चूँकि सियासी लोग हैं, हम इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर, अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात की बुनियाद के ऊपर एक एनालिसिस करते हैं। मेरा एनालिसिस ये है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द जेल से वापस आ रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं। अच्छा। और जब इमरान खान साहब बाहर आए हैं, दैट इज़ सफिशिएंट इनफ फॉर मी कि मैं उसके ऊपर मुस्कुराऊँ भी और उसके ऊपर कहकहे भी लगाऊँ, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने के बाद तमाम डायनामिक्स जो हैं पॉलिटिकल वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन साहबजादा साहब, इस यही पहलू जिसकी आपने वजाहत की है, इसका एक और पहलू भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो स्टेट ऑफ डिनाइल में थी, वो भी तो इस हुकूमत के साथ बात नहीं करना चाहती थी, तो वहाँ भी स्टेट ऑफ डिनाइल में यकदम एक तब्दीली आई है और उस तब्दीली के भी बहुत सारे लोग उसको मानी पहनाते हैं। लेकिन आप इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है ये जब से ये पूरा क्राइसिस शुरू हुआ है, आप इमरान खान साहब से मिलते रहे हैं, चाहे 26वीं यानी तरमीम का मामला और सारे मुज़ाकराती जितने भी दौर हुए हैं, सब चीज़ों में आप शामिल रहे, तो आपको भी लगता है कि दोनों तरफ ही कोई वाज़ेह मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, मस्बत इशारे हैं? लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हम डेफा से ये बात कह रहे थे कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, इस हुकूमत के पास वो इख्तियारात नहीं हैं, इस हुकूमत के पास शायद फैसला साजी की कुव्वत भी नहीं है। लेकिन हुकूमत पिछले 8-9 माह से इस बात पर एम्फसाइज कर रही थी कि फैसला साज भी हम हैं, ताकत भी हमारे पास है और इक़्तिदार आला के मालिक भी हम हैं, तो वी हैव द पावर। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स आई जिसके अंदर आपने ख़ुद देखा कि कुछ हुकूमती अराकीन की तरफ से, हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके अराकीन की तरफ से ये बात कही गई कि इन मुज़ाकरात को ताकतवर हलकों की आशीर्वाद भी हासिल है। जी। तो और हमारा एनालिसिस भी ये है कि उनको इन मुज़ाकरात की आशीर्वाद हासिल है। तो जब ये आशीर्वाद हासिल है तो हमने कहा ठीक है, हम करते हैं मुज़ाकरा जनाब, 100 बिस्मिल्लाह हैं। लेकिन लेकिन अब ज़ाहिर बात है, जो एक मुतालबा आप लोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दोनों मुतालबात ऐसे हैं जिसमें मसला नहीं है, लेकिन एक मुतालबा उसमें इमरान खान समेत तमाम जो कैदी उनकी रिहाई का है। इमरान खान जो है वो ज़ाहिर है किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर तो जेल में है नहीं, तो आप लोग मतलब इससे क्या मुराद ली जाए कि आप हुकूमत से कह रहे हैं कि केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ जहाँ पे हुकूमत मुद्दई है, या आप इसको कैसे, मतलब ये इस मुतालबे के क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। देखिए, मैं इसमें आपको क्लैरिफाई कर दूं, ना किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए और ना ही हुकूमत से हमारा को मुतालबा है कि हमारे मुकदमात ख़त्म करें। हमारे बहुत सारे असीरान ऐसे हैं जिनके जेल ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं और अब ज़मानत उनका इस्तेहकाक है, बेल लेना उनका इस्तेहकाक है जो आइन और कानून उन्हें मुहैया करता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस मौका के ऊपर एक ऐसा मुतासबाना रवैया है जो वाज़ह तौर पे पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन को ज़ाहिर करता है।
ठीक है। باقی جن کیسز عمران خان صاحب اندر ہیں اس میں ہم آئینی قانونی طریقے سے اور عدالتوں ہی سے ضمانت لے کے باہر آنے کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی ایگزیکٹو آرڈر کی یا ہم کسی معافی تلافی کی بات نہیں کر رہے. اچھا، ایک طرف میں آپ کا اس پہ تجزیہ بھی اور آپ کی رائے اور آپ لوگوں کی جو سیاسی اس پہ اسٹریٹجی ہوگی وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک طرف ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے مطالبات ہیں جس میں 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز کو غور سے اینالائز کریں تو وہاں پہ جو سٹانس ہے ریگارڈنگ 9 مئی وہ وہیں کا وہیں نظر آتا ہے. اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی. تو آپ لوگوں کے یہ جو مذاکرات ہیں اس کے نتیجے میں آپ لوگ کسی بھی معاملے کو سلجھا لیتے ہیں، لیکن اس طرف اگر اس موقف میں تبدیلی نہیں ہے تو یہ معاملہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں الجھا رہے گا؟ اس کو سلجھانے کے لیے آپ لوگ کیا بات چیت سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ اس پہ پی ٹی آئی کی آپ کی اپنی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے، میں اگر اس طرف سے موقف پر قائم ہیں تو ہم بھی اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ 9 مئی پر ہونے والے انسیڈنٹس کو ان کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے یا اس میں افراد کو سزا نہیں ہونی چاہیے ذمہ داران کو. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آنی چاہیے تاکہ وہ تمام لوگ، وہ تمام عناصر منظر عام پر آ سکیں جو کہ 9 مئی کے پیچھے تھے. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی جا رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا سب سے آسان حل ہی یہ ہونا چاہیے ہر دو فریقین کے لیے کہ ایک ایسا غیر متنازع جوڈیشل کمیشن وہ ترتیب دے دیا جائے، وہ اپنی انکوائری کرے. انکوائری میں پھر وہ جس بھی شخص کو گلٹی قرار دے گا، مثلا اتنی پریکٹس کے بعد اب اگر ہماری ڈیمانڈ کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنتا ہے آزاد اور خود مختار اور غیر جانبدار، اور وہ انکوائری میں اگر کسی کو گلٹی کرے گا تو پھر ہمارے پاس بھی کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا کہ ہم ان افراد سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہ دیں یا ان افراد کی مذمت نہ کریں. ایک چیز اور بتا دیجئے، جو ماحول بن گیا ظاہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بہت دکھ ہے، کہہ لیجئے افسوس کا اظہار بار بار کیا جاتا ہے کہ فوج کے خلاف مہم جوئی ہوئی اور سوشل میڈیا کو بے دریغ استعمال کیا گیا اور پی ٹی آئی سے جڑے بہت سارے اکاؤنٹس، پی ٹی آئی کا بیرون ملک سے جو ہینڈل ہوتا ہے سوشل میڈیا اس کا بھی بار بار وہاں پر ذکر ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے جب آپ لوگ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، سیاسی قیادت کی جانب سے اس روش میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کے لیے بھی اقدامات کریں گے آپ لوگ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ونس فار آل سیٹل ہو جائیں تاکہ یہ نفرت کا جو سلسلہ ہے یہ رک جائے؟ اچھا دیکھیے، عمران خان صاحب خود بھی اور ہم تمام لوگ ہماری فوج کے مضبوط اور طاقتور ہونے کے اندر ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کسی شخص کو ہماری اس بات کے اوپر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. میں ایک بات کرتا ہوں، وہ بات سخت ہو سکتی ہے، پتہ نہیں مجھے آپ چلا سکیں یا نہ چلا سکیں، لیکن میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں بالکل ان کو کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو صرف سیکیورٹی کے معاملات پر، دہشت گردی سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر، پاکستان کی سلامتی سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس پر اگر وہ اپنے آپ کو رکھیں گے محدود، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح رسپانس آئے گا. جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے کچھ سیاسی باتیں کی جاتی ہیں تو پھر اس کا رسپانس آتا ہے. دیکھیں، اگر رویوں میں تلخی کی بات ہے تو وہ دونوں سائڈ کے اوپر ہے، اگر اصلاح کی گنجائش کی بات ہے تو وہ دونوں سائڈ کے اوپر ہے. ہمیں حقائق کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. باقی جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے اس کے اوپر کسی شخص کی، کسی بھی محب وطن پاکستانی کی یہ دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی سچویشن اور پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ ایک مضبوط توانا فوج ہی ہماری سلامتی کی ضامن ہے، اور یہی عمران خان صاحب کا موقف ہے. جی اچھا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی کیونکہ آنا ہے اور 6 جنوری کو سنایا جانا ہے، تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوگا. ان دیٹ کیس مذاکرات میں، صرف اس کیس میں پوچھ رہا ہوں، اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے، ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو مذاکراتی عمل پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ کے اندر مذاکرات چونکہ کے اندر ایک مثبت ماحول کے اندر ہو رہے ہیں، اور ایسی سزا جو کہ حقائق پر مبنی نہ ہو، خواہشات پر مبنی ہو، اس کے سنائے جانے سے یقیناً مذاکرات کے اوپر
मनफी असर पड़ सकता है जी। बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रजा साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान, हमसे बात कर रहे थे जी। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे अली मोहम्मद खान साहब से जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और बात करेंगे सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कुरम का मामला लग रहा था कि अमन मुआहिदा हो गया, और बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि उसमें सबसे अहम किरदार अली अमीन गंडापुर साहब का था। कल मैंने देखा कि अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो हैं, जो इत्तेहादी भी हैं एक तरह से PTI के, वो बड़ी तनकीद कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब पे। बहरहाल मुआहिदे के बावजूद आज जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर के काफ़िले पर हमला हुआ है, आप इस सारे सिलसिले में क्या समझते हैं कि कैसे एक तादेर और मुस्तकिल अमन आ सकता है इस इलाके में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह ने कल बड़ा करम किया, जो कुरम के मामले में अमन मुआहिदा हो गया, और सब बड़े पुरुमीद थे कल, और अभी भी पुरुमीद हैं, लेकिन कल बड़े पुरुमीद थे कि अब ये मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। नए साल में एक दो तीन अच्छी पेशरफ्त जो हुई हैं, उनमें एक ये भी है, कुछ जो कैदी मिलिट्री कोर्ट से रिहा हुए और जो अमन मुज़ाकरात चल पड़े हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो कुछ अच्छी चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं, मुल्क के दुश्मनों को एक आंख नहीं भाई, और अमन का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। और आज जो इन्होंने ये कॉन्वॉय पे हमला किया है, तो बेसिकली ये हमला अमन पे है कि जो कोशिशें अली अमीन खान कर रहे हैं, या सपोर्ट है दिफाई इदारों की, या मरकजी हुकूमत भी इनको जो इस काम में सपोर्ट कर रही है, तो ये हमला तो सब पे है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना यही दुश्मन चाहता है, मुल्क का दुश्मन यही चाहता है कि एक तो अमन ना हो और दूसरा हम एक बार फिर एक दूसरे पे शुरू हो जाएं। मैं समझता हूँ बड़ा एक शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ कि बड़ी गैर जिम्मेदारी वाला एक स्टेटमेंट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल साहब जो कुंडी हैं उनकी तरफ से आया। मैं उनसे ज्यादा संजीदा रवैये की तवक्को इसलिए रखता हूँ कि इस पे तो सबकी कोशिश है, इस पे तो वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, मरकजी हुकूमत सब चाहते हैं, सूबाई हुकूमत, एवरीबडी, तमाम तबका फिक्र, अहले सुन्नत वाले, अहले तशय्युअ वाले, सब चाहते हैं कि अमन कायम हो। तो यहाँ अगर ये हमला हुआ है, तो उस मौके पे अली अमीन गंडापुर या सूबाई हुकूमत पे हमला करना, उन पे सियासी तनकीद करना उनका नहीं बनता था। इस वक्त सबको एक बात करनी चाहिए कि हम अमन के दुश्मनों के दान खट्टे करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें, हम इस अमन मुआहिदे को कामयाब करके छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि मरकजी हुकूमत और उसके साथ साथ दिफाई इदारे, आर्मी चीफ और जो सियासी जमातों के जो हेड्स हैं, साथ साथ जो अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ के जो मजहबी पेशवा हैं, सबको मेरे ख्याल में इसमें अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। और इस काम में, क्योंकि सूबाई लेवल पे तो सिक्योरिटी अली अमीन खान की जिम्मेदारी है, हमारे वज़ीर आला साहब की, सबको वज़ीर आला साहब के हाथ मजबूत करने चाहिए। इस इशू पे आप जब वज़ीर आला को हिट करते हैं, इस इशू पे जब आप वज़ीर आला को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आप उसको नहीं गिरा रहे होते, आप बेसिकली अपने ही मुल्क की जड़ें काटते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि अच्छे डेवलपमेंट्स हुए, मुज़ाकरात की आपने बात की, आपको लगता है कि नतीजा खेज होंगे मुज़ाकरात? क्योंकि दोनों तरफ संजीदगी तो नज़र आती है, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी हैं कि ये असल मुज़ाकरात नहीं हैं, असल मुज़ाकरात कहीं और हैं, कौन ऑन बोर्ड है, कौन ऑन बोर्ड नहीं है। आप इसको सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? मैं पुरुमीद हूँ कि इससे अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और मुज़ाकरात तो यही हैं जो सियासी जमातों के बीच में हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट भी इस पे ऑन बोर्ड होगी। बाकी अगर कोई एंगेजमेंट किसी और भी लेवल पे है, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन अगर है तो वो भी अच्छी बात है। एंगेजमेंट का होना जो है वो अच्छी बात है, ना होना बुरी बात है। तो मेरे ख्याल में तो फिलहाल डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन इसमें जो वक्फा है वो थोड़ा ज्यादा है। पहले 9 दिन का था, अब हफ्ते का आया है। मेरे ख्याल में डे टू डे होना चाहिए ताकि ये मसला एक तरफ हो, क्योंकि जितना कोई लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात से सियासी मसाइल का हल निकले। बहुत सारी स्पेकुलेशंस के साथ साथ जाहिर है एक तरफ जो 9 मई से जुड़े मामलात हैं, वहाँ पर भी अगर आप ISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी जायज़ा लें, तो ऐसा लगता है कि वो इशू एज इट इज़ वहीं पे अभी तक है, या आपको लगता है कि अगर ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी कुछ चीज़ें डेवलपमेंट उसमें बेहतरी की तरफ आई है, मस्बत पेशरफ्त हुई है?
چیزیں جب بہتر ہونا شروع ہوں تو پھر پازیٹیو بات کرنی چاہیے. میں سب طرف کے لوگوں کو کہوں گا, اپنی طرف کے لوگوں کو بھی, کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو اس کو سپورٹ کیجیے. اس وقت ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر کے معاملات حل کی طرف نہیں جائیں گے. اس وقت میرے خیال میں جو کمیٹی ممبران ہیں ان کو اگر ہم کوئی بہتری کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ایک ماحول میں بہتری کر کے دیں تاکہ وہ وہاں تھوڑا مضبوط دل کے ساتھ فیصلے کر سکیں, اور پھر وہ اس کی فائنل اپروول دونوں طرف اپنے اپنی لیڈرشپ سے, ہماری طرف خان صاحب سے اور دوسری طرف جو ان کی لیڈرشپ ہے نون والے اور پیپلز پارٹی والے, وہ اپنی سے اوکے کر کے تو اس کو آگے لے کے جائیں, کیونکہ اس کو لامتناہی نہیں چلنا. 31 سے پہلے اس کا حل نکل آئے تو بہتر ہے تاکہ ایک مسئلہ حل ہو اور ملک آگے بڑھے. لیکن آپ کہہ رہے تھے اس میں بڑا ڈیلے ہے. اب حکومتی جو لوگ ہیں ان کے تاثرات سن کے ایسے لگتا ہے کہ ڈیلے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور کچھ صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جان بوجھ کے ڈیلے کریے کیونکہ پی ٹی آئی ویٹ کریے کہ صدر ٹرمپ آئیں گے تو بغیر کسی بات چیت کے, بغیر کسی کارروائی کے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. نہیں, لیکن جتنے منہ اتنی باتیں. میں تو ہمارا چال چلن ہی یہ بن گیا ہے. الیکٹرانک میڈیا میں پچھلے 11 سال سے دیکھ رہا ہوں, جب سے میں اس کا حصہ ہوں, یہاں پازیٹیو بات اور مثبت بات تو بکتی ہی نہیں ہے, یہاں تو منفی بات بکتی ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ جناب پی ٹی آئی کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے, پی ٹی آئی نے فلانا کر دیا ہے, اس نے فلانا کر دیا ہے, کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ چلے میں کہتا ہوں خدا نہ کرے ڈائلاگ ختم ہو جاتا ہے بغیر کسی نتیجے کے. کیا حل ہے حکومت کے پاس یا ہمارے پاس؟ کوئی اور حل کسی کے پاس ہے؟ تو یہی ایک حل ہے, تو سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کنسرن ہے, ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا. آپ نے دیکھا فواد چودھری اور دیگر بھی کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ مطلب یعنی کہ پی ٹی آئی کا جو میڈیا, سوشل میڈیا, وہ باہر سے ہینڈل ہوتا ہے, اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ اشارہ ملا, حکومت بھی الزام لگاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, کیونکہ عمران خان صاحب سبھی سے ملتے ہیں, اس معاملے کو بھی ذرا حل کرنا چاہیے, اس پہ بھی کوئی پالیسی بنا لینی چاہیے؟ کسی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ مسئلہ حل ہوگا, عمران خان نکل آئیں گے, تو سوشل میڈیا بھی جو ہے اس میں جو تنقید زیادہ ہو رہی ہے وہ خود آٹومیٹک کم ہوگی. جب آپ نے ملک کے اتنے بڑے لیڈر کو 500 دنوں سے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے تو آپ کو پھول تو نہیں پیش کریں گے نا. لیڈر ہے ہمارا, ہماری جماعت کا لیڈر ہے, ملک کا لیڈر ہے, اس نے کیا گناہ کیا ہے جو 500 دنوں سے اس نے آپ نے اس کو اندر ڈالا ہوا؟ وہ اگر باہر ہو تو پورے ملک کو کھٹا کر کے پاکستان کے دشمنوں کے دام کھٹے کر دے گا عمران خان. تو یہ ایسی باتیں ہیں. کوئی فلانا دیکھیں, ہر کسی نے یہاں پہ اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے. کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے, کوئی یوٹیوب پہ بیٹھا ہے, کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ, کوئی حکومت کے گن گا رہا ہے, کوئی ہماری عمران خان صاحب کے نام کو کیش کر کے اپنے ڈالر بنا رہا ہے. ملک کی عمران وہ سر, وہ جو ڈالر بنانے والے نا علی صاحب, انہی کا زیادہ مسئلہ ہے. سب سے زیادہ جھوٹ اور سب سے زیادہ پروپیگنڈا وہ ڈالر بنانے والے آپ کے لوگ. نہیں, یہ لان تان کرنا, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا, ڈی جی نے یہ کہہ دیا, فلانے نے وہ کہہ دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو میری بڑی بسد احترام ریکویسٹ ہوگی کہ فی الحال کچھ عرصے کے لیے صرف پیشوران امور تک محدود رہیں, اور یہ سیاسی معاملات کی کمیٹی بیٹھی ہے, ان کی طرف سے سیاسی بات کا آنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ جب آئے گی تو ادھر سے جواب آئے گا, اس سے ماحول خراب ہوگا. اچھا, ایک چیز اور بتا دیجئے کہ 6 جنوری کو سمجھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی آ رہا ہے, کچھ اس حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی آپ کی؟ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ حق پہ فیصلہ آئے اور خان صاحب وہاں سے بری. کوئی ان پہ کیس ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا. کسی کو خوش کرنے کے لیے منفی فیصلے سے کیا ہوگا؟ آپ کے مذاکراتی عمل کو بھی نقصان پہنچے گا, حد درجے نقصان پہنچے گا. یہ جو ابھی بہتری کی طرف سسٹم چل پڑا ہے اس کا بھی نقصان پہنچے گا. اور یہ جو ایک ملک میں بے چینی ہے, ہر دوسرا شخص کسی شادی پہ آپ جائیں, کسی غمی پہ جائیں, 10 میں سے 9 بندے پوچھ رہے ہیں خان صاحب کب باہر نکلنا ہے. تو آپ خان صاحب کو نکالیں باہر. وہ کوئی مطلب ہے؟ آج تو اس ملک میں پیدا نہیں ہوا نا. 72 سال کا یہ آدمی پاکستان کو پچھلے 50 سال سے عزت دلا رہا ہے, پہلے کرکٹ میں, پھر فلنتھراپی میں, پھر سیاست میں. وزیر اعظم بن کے پاکستان کی کسی چیز پہ اس نے کمپرومائز نہیں کیا, اس کی قیمت اب چکا رہا ہے اندر بیٹھ کے. تو عمران خان باہر نکل کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس سے جو کوئی یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان باہر نکل کے پتہ نہیں کیا کر دیں گے, وہ کوئی عمران خان سے یا تحریک انصاف سے ہم سے زیادہ محب وطن ہے. ہمیں اپنے ملک کی فکر نہیں ہے, عمران خان صاحب کو فکر نہیں ہے, صرف ان کو فکر ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کو ہم نے نیچا دکھانے کی وہ ٹھان لیا نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں تم نہیں, بس میں ہی ایماندار ہوں, بس میں ہی محب وطن ہوں. نہ ان کو یہ کرنا چاہیے, نہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ ادھر سے نکلیں, دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, ہم ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہیں. 2 سال ہم حکومت سے باہر ہیں, ہم نہ تجربہ کار تھے, ہم نہ سمجھ تھے,
कुछ लोगों को कहने के मुताबिक हम सिलेक्टेड थे, अब जो है काबिल लोग बैठे हैं पिछले 2-2.5 साल से। ठीक है। अब ये देख लें किधर मुल्क चला गया है। कोई दुनिया में आप तो इंटरनेट चलाने की जोगे नहीं है, फैक्ट्रियां आपकी सारी बंद हो गई हैं, ना बिजली दे सकते हैं, ना किसी को गैस दे सकते हैं। आप तो सर्दियों में ना गैस दे सकते हैं, ना गर्मी में बिजली दे सकते हैं, फैक्ट्रियां आपकी बंद हो गई हैं, दुनिया आपसे पैसे खींच रही है, पाकिस्तानी ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो मामला है इसको अब हल की तरफ लेके जाना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम क्या है और कितना उसमें हकीकत पसंदाना आदाफ रखे गए, उसका जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे जी। बात हम करेंगे उड़ान पाकिस्तान मंसूबा कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान की मईशत के लिए। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं 2025 के आगाज़ में, क्या हम शरह नमू में उतना इजाफा कर सकते हैं? बैरूनी कर्ज़ों की सूरत हाल हमारे यहाँ क्या रहेगी? और जो सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा से रहा है कि आपने अपनी जो पैदावारी सलाहियत है उसको कैसे बढ़ाना है, क्या इस मंसूबे में उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी है या नहीं? इस तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, मुल्क के मुमताज़ माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़ाहिर है जो टारगेट्स उड़ान पाकिस्तान में सेट किए गए हैं, 10 साल एक मंसूबा है जिसमें जो GDP का साइज़ है वो $1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ है 2035 तक। आज जहाँ पे हम खड़े हैं, आपको लगता है कि 10 साल में ये मुमकिन हो सकता है और कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मंसूबा बड़ा ठोस है। मंसूबा बंदी करना, माशी मंसूबा बंदी करना हुकूमतों का काम है। अगर हुकूमत मंसूबा बंदी कर रही है तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है। ख्वाहिशात हैं बहुत सारी इसमें, जिसमें से एक का आपने जिक्र किया, वो GDP ग्रोथ को 6% पे ले जाने की बात है, एक्सपोर्ट्स को $60 अरब पे ले जाने की बात है। अब ख्वाहिशात हैं, तवक्कुआत हैं, लेकिन इन दोनों में आप समझिए कि एक तफरीक है ख्वाहिश में और हिकमत अमली में। ख्वाहिशात का इजहार करना, मंसूबा बंदी करना, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत खुशाइन है, अच्छी बात है कि हुकूमत एक मंसूबा सामने लेके आई है, लेकिन हिकमत अमली जिसमें इस्लाहाती इक़दामात ना हो, वो तवक्कुआत और वो ख्वाहिशात जो हैं वो सिर्फ ख्वाहिशात ही रह जाती हैं। ठीक है, तो आपको भी लगता है कि ये काफ़ी एम्बिशियस है? दूसरा, हम ये भी कह रहे हैं कि हम जो हैं वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। आपको पता ही है कि हम एक कंज्यूमर मार्केट तो बन गए हैं, लेकिन हम अपनी एक्सपोर्ट को उस तरह से बेहतर नहीं कर, डाइवर्सिफाई भी नहीं कर पाए। तो आपको भी ये लगता है कि हमने सिर्फ मंजिल को देख लिया कि हमने ये करना है, कैसे करना है वो कमी नज़र आ रही है आपको इस मंसूबे में? देखिए, ज़मीनी हकीकत ये है कि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो कोई $30 अरब के लगभग होती है। अब जाना चाह रहे हैं 60 अरब पे, तो जो इसमें चाहिए होगा वो सनती पैदावार जो है उसको हमने 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाना होगा। ठीक है। अब सनती पैदावार जो है वो उस सूरत में बढ़ सकती है जब हमारी जो पैदावारी लागत है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो कम होगी। अगर 60-62 रुपए का बिजली का 1 यूनिट पाकिस्तान की हुकूमत बेचेगी तो फिर तो ये सनती पैदावार जो है वो डबल होने वाली नहीं है। देखिए, अब तो 2 दिन पहले जो आदादोशुमार हुकूमत ने खुद से जारी किए हैं, वो कह रहे हैं कि जो GDP ग्रोथ का रेट है वो 0.9% आया है। अब जो हद रखा गया है उस प्रोग्राम के अंदर वो 6% है। अब 0.9 से हमने जाना है 6% पे, तो उसके लिए तो आपको जब तक पैदावारी लागत नीचे नहीं आएगी GDP ग्रोथ नहीं बढ़ सकती। आप ये समझिए कि जो मईशत है उसमें आपने अगर 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है या 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, उसकी जो बुनियाद है वो तवानाई का शोबा है, जिसमें गैस की कीमत है, जिसमें बिजली की कीमत है। अब हुकूमत खुद से हमें अपने जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो बता रहा है कि पिछले कोई 18 महीनों में बिजली की कीमत में 100% इजाफा आया है। अब अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपयों की मद में कोई 30-32 रुपए का यूनिट है, पाकिस्तान में हम 60-62 रुपए की यूनिट की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में हमसे कोई आधी कीमत है, इंडिया में हमसे आधी कीमत है। ठीक है। हमने इन ममालिक से मुकाबला करना है, अगर कंपटीशन करना है एक्सपोर्ट मार्केट में, तो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक और जिस सेक्टर की बात हुई है वो है कि हमने
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें भी हमने एक इनकलाब बर्पा करना है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आपके यहाँ अभी भी जो इंटरनेट तक रसाई है उसकी शरह अगर आप देखें वो भी बड़ी कम है, उसमें बहुत सारे गैप्स हैं। और जो इस वक्त पाकिस्तान में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की पाबंदियाँ इंटरनेट की स्पीड के ऊपर जो पॉलिटिकल बहुत सारे मसाइल से हम दो चार हैं, तो हम कह रहे हैं जी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फ्री लांसिंग इंडस्ट्री है उसको 5 अरब डॉलर तक हम लेके जाएंगे, जिसके लिए सालाना 2 लाख IT ग्रेजुएट्स तैयार करेंगे। IT ग्रेजुएट्स तो आप तैयार कर ही लेंगे, हम तो बहुत सारे ग्रेजुएट्स तैयार करते रहते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होगा मुल्क में तो कैसे फ्रीलांसिंग जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी सर? एक वाज़ेह तफरीक आ रही है। अभी कोई साल 1.5 साल पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें यही पोटेंशियल जो हमारे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में है उसमें शामिल किए गए, और वो ये कह रहे थे कि काबिलियत मौजूद है। अच्छा। पाकिस्तान वसाइल भी हैं और काबिलियत भी है। अब मामला वही है जो आप कह रही हैं। देखिए, मैं अगर मुझे ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जाना हो तो मैं VPN से कनेक्शन करता हूँ। और एक मैं आपको अजीब सी बात बताऊं कि जब मैं VPN पे जाता हूं तो तकरीबन हफ्ते में 4 या 5 दफा तो मुझे सिंगापुर से कनेक्ट करता है, जिसका मतलब है कि फास्टेस्ट जो स्पीड है वो सिंगापुर से मिलती है। लेकिन 2 दिन पहले एक बड़ी अजीब बात हुई कि VPN पे मैं गया हूं और उसने मुझे इंडिया से कनेक्ट किया। इसका मतलब है कि इंडिया की स्पीड भी बड़ी तेज जा रही है। तो या वो सिंगापुर ले जाता है, एक दिन मुझे वो इंडिया ले गया है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो मुकाबले जो हमारे कंपैरेटर्स हैं जिनसे हमने मुकाबला करना है, उनकी स्पीड हमसे कहीं कहाँ से कहाँ है, हमें VPN इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो फिर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो हमारी तवक्कुआत हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, उनमें एक तज़ाद सा नज़र आता है। ठीक है, एक आखिरी बात जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ वो है बैरूनी कर्ज़े, और ज़ाहिर है इस पे आप बहुत दफ़ा बात करते रहे, आप लिखते भी हैं बहुत शद्दोमत के साथ। विदाउट आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस किए, आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाए बगैर, अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई किए बगैर, आपको लगता है कि सेल्फ रिलायंस खाली तकरीरों में जिक्र कर देने से सेल्फ रिलायंस आ जाएगा और हम बैरूनी कर्ज़ों से जान छुड़ा लेंगे? देखिए, ये जो कौमी कर्ज़ाजात का प्रॉब्लम है ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। ये अब अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है और इसका एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सामने आ रहा है। और वो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन अमेरिका में भी सजेस्ट किया जा रहा है, अर्जेंटीना में, बाकी ममालिक भी, और वो बिटकॉइन के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि अगर हम अपने असासाजात जो हैं, जो हमारे सेंट्रल बैंक है, जैसे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास कोई $5 बिलियन का सोना पड़ा हुआ है। अब वो पिछले 10-15 सालों में सालाना कोई 4-5% से उसकी कीमत में इजाफा होता है। अब सोचा ये जा रहा है, आलमी दुनिया में बहुत सारे सेंट्रल बैंक ये सोच रहे हैं कि अगर उस असासे को जो सिर्फ 4-5% बढ़ रहा है उसको हम तब्दील कर दें बिटकॉइन के अंदर, जो कि 50-60% बढ़ जाता है, तो वो एक तरीका कार अगले 10-15 सालों में बन सकता है कि कौमी कर्ज़ाजात को किसी तरह कम किया जाए। ठीक है, सो मुझे आप पाकिस्तान जी होती नजर नहीं। ठीक, आप कह रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। 2025 के लिए और 2035 यानी कि अगले 10 सालों के लिए कुछ अहदाफ माशी तौर पर तय किए हुकूमत ने, कितना उसमें ख्वाहिश है और कितना उसमें जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसका तकाबुल हमने आपके सामने रखा। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।